नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक से ही जुड़ते हैं क्योंकि पहले ही लेट है, तो अपन ज़्यादा बात ना करके और अपन टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक की बात करूं मेरे दोस्तों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश। और लाइट या प्रकाश की बात करूं तो मैंने लास्ट एंड फाइनल आपको पिछली क्लास में जहां छोड़ा था वो क्लास थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। और उसके बारे में मैंने दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट बोली कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप इस बात को हमेशा याद रखोगे कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और सेकंड पॉइंट का मान था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था उदाहरण तो इंपॉर्टेंट है ही है, बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में। लेकिन फिर मैंने बात बोली कि वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा जो लोग समझेंगे वही आंसर देंगे। बात को समझना, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं एग्जाम में कि अगर कहें इनमें से पूर्ण आंतरिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, इनमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, बताओ कौन सी स्थिति में होता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा ठीक है, और चौथा ऑप्शन हाँ, मुझे ऑप्शन दो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आगे आपसे पूछे, आंसर देना आप मुझे दोगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इनमें से सही है। आंसर दो, 4 ऑप्शन दे दिए, जल्दी दो, जल्दी आंसर। आंसर दो, जल्दी आंसर दो। आंसर दो। हाँ, सब दे रहे हैं। 3 डी 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 डी, कुछ लोग बीच में 30 सी भी लिख रहे हैं ना। हाँ, फिर एक ने बहुत बार, विष्णु कुमार ने 3 पता नहीं कितनी बार लिख दिया। एक ने डी 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 डी, ऐसे एक बार लिख दोगे ना, उससे भी काम चल जाएगा मेरा, है ना। तो एक जगह अटक गए लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर थर्ड सही है और कुछ लोग सोच रहे हैं आंसर फोर्थ सही है। पहले तो क्यों सोचा वो सोच लो। आपको पता है कि यहां माध्यम दे रखे हैं और आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पॉइंट होता है कि प्रकाश की किरण सघन से किस में चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब मुझे बताओ आप, है ना, एक बात बताना। देखो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कहां हो रहा है कि सघन से विरल में। देखो वायु और जल, इनकी तुलना करो तो देखो ये वाला विरल होगा और ये वाला कैसा होगा, सघन। तो इसका मतलब यहां विरल से किस में जा रही है, सघन। तो ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता नहीं। जल से कांच में, आपको सारणी पता है ना, मैं शॉर्ट में लिख दूं। ये वायु मैंने लिखाया था सबसे कम अपवर्तनांक, उससे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, जल का। उससे ज्यादा किसका होता है, कांच का। और उससे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। ये तो मैंने अपवर्तनांक का क्रम लिखाया, किसका, अपवर्तनांक का, ठीक है, का क्रम है और वो भी बढ़ता क्रम। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, वायु का वेग होगा। मतलब सबसे कम वायु का वेग पूछे तो किसमें होगा, हीरा। उससे ज्यादा किसमें होगा, कांच। उससे ज्यादा किसमें होगा, जल। और ये होगा किसमें, वायु। ये वेग का क्रम है। क्लियर। अगर मैं बात करूं किसका, प्रकाश का वेग। अब मुझे देखो, वायु और जल, इधर बढ़ता हुआ क्रम है वेग का, प्रकाश के वेग का। तो इसका मतलब यहां वेग ज्यादा है, तो ये विरल माध्यम यहां कम है, इसकी तुलना में सघन। जल और कांच, देखो पहले बढ़ता हुआ क्रम है, तो पहले कांच आ रहा है, उसके बाद जल। तो यहां कांच भी, जल भी क्या है, विरल माध्यम, क्योंकि जल का वेग कांच की तुलना में ज्यादा है और कांच का कम है। तो ये कौन सा माध्यम है, सघन। इधर देखो, कांच
हीरा, कांच और हीरा। देखो हीरा और कांच, पहले हीरा आ रहा है, उससे ज्यादा किसका वेग है? कांच का। तो मतलब कांच यहां क्या है? विरल, और ये क्या है? सघन। कुछ लोगों के तीसरा आंसर क्यों गया? क्योंकि मैंने जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कांच का उदाहरण लिया तो लोगों सोच रहे जहां कांच और कांच दो जगह दे रखा है। अब देखो यहां कांच और जल, कांच और जल, पहले कांच आ रहा है फिर जल आ रहा है, मतलब इन दोनों में से वेग किसका ज्यादा है? जल का ज्यादा है। तो यहां ये विरल है, अगर मुझसे पूछा जाए, सॉरी, ये विरल माध्यम है और ये वाला सघन है। तो प्रकाश, ये आंसर जाएगा फोर्थ, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। जिनका थर्ड आया है वो थोड़ा चीज को समझो, जो चीज आपको आती है उसमें से कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन एग्जाम में आता आप गलत करके आ रहे हो तो ये आपका फॉल्ट है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। मैं आपको नहीं भी बताता ना, देखो मजा जब है जिस चीज को मैं नहीं बताऊं उस चीज को आप करके आओ। समझ में आ रही है? मैं कुछ और बोल रहा हूं। बहुत आपसे ये कहेंगे कि 100% मैं बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। चीज थोड़ी घुमा के देगा, ऐसी चीज देगा जो आपको आती है उसमें से भी घुमा के, कि टीचर ने भी नहीं बताई हो, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है वो बात को सब, ये क्वेश्चन आ गया मैं नहीं बताता तो आप सोच लेते यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 4 ऑप्शन में इसका आंसर जाएगा क्या। अब शर्त देखो तो आराम से जिसको समझ में आएगा वो आंसर दे देगा। ठीक है, तो मैं लास्ट एंड फाइनल, कल की पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको यही कहा था कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, मैंने कहा था एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, ध्यान रख लेना। और मेरे हिसाब से मैं आपसे कह रहा था उस सीआरपीएफ की एग्जाम कौन सी लगी थी उसके अंदर आया था, उससे पहले बहुत लोगों को मैंने कहा भी था ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम की। अगली बात सुनो, अगर मैं बात करूं नॉर्मली आप ध्यान रखोगे, अब आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कि इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लियर याद रख लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तो याद रख लेना, इसके उदाहरण की बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, पहला सबको पता है कि हीरे का चमकदार दिखाई देना। देखो मैं उन चीजों पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा जिनमें ज्यादा आपको सुनना है। अब हीरे का चमकदार क्या, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इतना याद रखिए क्योंकि अपने पास बहुत कुछ है एग्जाम में पढ़ने के लिए। ठीक है, अपने ज्यादा डिस्कस करने से लेना देना नहीं, अपन को यहां आपको उदाहरण ही याद रखना है। एग्जाम में ये पूछेगा तुमसे ना पूछने वाला, उससे मैं आधा घंटे खराब करूं तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। हीरे का क्या दिखाई देना? चमकदार दिखाई देना। दूसरा, कभी भी पूछा जाए हीरे का चमकदार दिखाई देना घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली, रेगिस्तान में बहुत पूछा गया है, रेगिस्तान में मरीचिका का, मरीचिका को इंग्लिश में बोलते हैं माइरेज, इसका मतलब होता है अगर मुझसे पूछे भ्रम होना। आपने देखा होगा रेगिस्तान में दूर से देखोगे तो आप ऐसे पानी सा दिखाई देगा, और रेगिस्तान में नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, आप ऐसे ना पूछकर, कभी कभी क्या होता है एग्जाम का यही तरीका होता है, ये मरीचिका तो सबको पता रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो ये भी कह देगा गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई देना, ये भी मरीचिका ही है। आपको लगता है पानी नहीं होता तो अभी दूर से देखने पर, क्योंकि दो माध्यम बन जाते हैं विरल और सघन, नीचे की ओर विरल और ऊपर की ओर क्या बन जाता है? सघन। आप पूछोगे एक ही जगह कैसे? गर्म जब पड़ता है प्रकाश तेजी से तो उनके घनत्व चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण माध्यम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चौथा पॉइंट, सड़क से टकराकर उसी माध्यम में जाकर उसी में वापस आ जाता है। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन में देखो आपको क्या हो रहा है, ऐसे माध्यम बन जाते हैं भाई दो, है ना, घनत्व चेंज हो जाते हैं, नीचे वाला विरल बन जाता है जो, और ऊपर वाला सघन, तो यहां से टकराया यहीं से वापस निकल जाता है, इसलिए आपको कैसा दिखता है? पानी सा दिखाई देता है। ऐसे ही मरीचिका वाला है। एक चौथा मैं आपको बता दूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रकाशिक तंतुओं में, प्रकाशिक तंतुओं में, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर। अरे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक फाइबर के अंदर प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? इस तरीके के तंतु होते हैं अगर मैं बात करूं, और इनमें प्रकाश ऐसे जाता है। ठीक है, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया, सॉरी इनके अंदर भी कौन सी घटना होती है? तो आप बोलोगे कौन सी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो सुनो, एक पॉइंट में आपको बताता हूं दोस्त, सुनना मेरी बात। इस प्रकाशिक तंतु के बारे में मैं एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है? सजावटी बल्बों के अंदर, ठीक है, पूछ ले तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने लिखा, इसका उपयोग एंडोस्कोपी में भी किया जाता है।
एंडोस्कोपी के अंदर बल्ब होता है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस साल आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे ऑप्टिक एंडोस्कोपी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। या सॉरी, उल्टा पूछा था मेरे हिसाब से, प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है, तो एंडोस्कोपी में किया जाता है। और प्रकाशिक तंतु में घटना कौन सी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो दोस्तों, मैं एक बात हमेशा याद रखूं, मैं बिल्कुल भी जो बोलता हूं ना, मैं ये भी कह दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, ये एग्जाम में आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आरआरबी जेई की एग्जाम लगी, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया था क्या, इस बैच के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, आपके ऑनलाइन के अंदर भी, ध्यान रख लेना। उनको ये बात पता होगा, जब प्रकाशिक तंतु पढ़ाई थी तो मैंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला, यहां एक पॉइंट जरूर लिखा दिया था, एंडोस्कोपी में एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या गलती करते हो। 90% एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तुमको याद रहेगा, और मैं एक चीज को 4 बार बोलता हूं, यह ध्यान रखने वाली बात है। साथ में एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा तुमसे कि भाई तू कर मुझे, हाँ सुन लो, बोलेगा भाई कर मुझे, अब भाई करे ही नहीं तो मेरा दोस्त नहीं है। समझ में आ रही बात, क्योंकि इतनी बार गूंजेगा क्वेश्चन कि ऐसा बोला था, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो उस पे। तो ये ध्यान रख लो, हीरे का चमकदार दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई देना, और प्रकाशिक तंतुओं में। और बताऊं तो एक बात और याद रख लेना, टूटे हुए कांच का चमकीला दिखाई देना, टूटे हुए कांच का चमकीला दिखाई देना, यह भी याद रख लेना, ठीक है ना। होता है जहां चटक जाता है वहां आपको थोड़ा सा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, वहां भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई ये कांच की स्लाइड है, और ये कांच अगर मुझसे कहे इस तरीके से तड़क गया, ये तड़क गया यूं समझ लो, तो यहां भी प्रकाश किरण टकराकर उसी माद वापस आती जाएगी यहां से टकराकर, और यहां भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या मैं ये भी कह दूं एक पॉइंट और, कि पानी में डूबी हुई, ये मैं लिखवा क्यों रहा हूं वो सुन लेना, पानी में डूबी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना या रंगीन दिखाई देना ना, घटना कौन सी है, तो आप बोलोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों लिख दिया वो बात समझना, जैसे ही पानी में डूबी आई आएगा ना, तुम तो पढ़ोगे भी नहीं, और मुड़ी हुई पेंसिल, अपवर्तन की घटना, ये परख नली बोला है, पेंसिल नहीं बोला है, अंतर है। परख नली आपको पता है, ट्यूब, अगर मैं बात करूं टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको, वो कांच की आती है, और वो जब पानी में डूबी हुई होती है, मैंने अगर मैं बात करूं या पड़ी हुई होती है, तो कैसी दिखती है, चमकीली या रंगीन दिखाई देती है। तो याद रख लो मेरे दोस्त कि एग्जाम में चमकना, मैंने सब लिखवा दिया आपको उदाहरण, मैं आपको ज्यादातर लिखवा दूंगा, इसके बाद भी कोई कम पड़ जाए तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा। 90% मेरे हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इतने आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये 6 उदाहरण बता दिए, कोई भी एग्जाम में पूछा जाए शब्द पकड़ लेना, एग्जाम में आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, अगला मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट एक आता है, एक घटना और सुन लो, एक घटना आती है जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट है इनमें, इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा एग्जाम में, फालतू ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है ना, काम भी वो करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है फालतू बात करने का। वर्ण विक्षेपण, नाम ही क्या है, वर्ण, विक्षेपण मतलब बटना, वर्ण यानी होता है रंग, और विक्षेपण यानी होता है बटना, होता है कलर का बटना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो, ये मैंने कोई प्रिज्म ले लिया, कांच का प्रिज्म, जानते हो इस तरीके का होता है, कांच का प्रिज्म है ये, चलो ठीक है, इस पर मैंने ये सूर्य का प्रकाश डाला, ये डाल दिया, डाल दिया, इस पर डलने के बाद प्रिज्म पर ये 7 रंगों में बट गया। ठीक है, अब सब नहीं बनाऊंगा मैं, एक और डाल देता हूं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे
1 2 3 4 ऐसे कितने रंगों में बनाने के लिए 2। अब एक ही रंग चेंज कर दूं यार, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको दोस्तों। अब तो ये समझो ये कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ऊपर वाला रंग लाल है और नीचे वाला यहां बता दूं ये वाला बैंगनी रंग है, वायलेट। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने ये कहा, तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जब किसी प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म का मतलब कांच की प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है और 7 रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या 7 रंग का कलर प्राप्त होता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं, जब ये विनोद कुमार मीना है, ये मैं एक बात बताता हूं सुनो। उन्होंने कहा है सर इस क्लास को 1 घंटे कर दो, और आप है ना आधा घंटे से इस मैसेज को तुम कहते हो कमेंट पढ़ो। क्या कमेंट पढ़ेगा कोई इंसान? तो देखो मैं पहले ही बता दूं तुमको, मेरे पास ये फालतू टाइम तुम्हारे लिए है भी नहीं। ये एक बात क्लियर कर दो। आप कहोगे सर ये चीजें मुझसे मत पूछा करो, 1 घंटे ले लो, कोई कहेगा 1.5 घंटे, तुम्हारे हिसाब से चलेगी भी नहीं क्लास, तो तुम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? 2 घंटे ले लो, 3 घंटे ले लो, ये कौन, बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं है। आपकी 1.5 घंटे क्लास चल रही है, मेरी इच्छा होगी जिस दिन मैं 2 घंटे भी कर दूंगा, आपको जरूरत होगी, क्योंकि आपसे सलाह लेने का कोई सेंस ही नहीं बैठता है, क्योंकि तुम सेंस लेस होते जा रहे हो दिनों दिन। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं आपसे, अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मुझे पसंद भी नहीं था ये, मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि यहां ना तो इंसान की परख है ना किसी की परख है। तुमको तो वो है गधे घोड़े जैसा सिस्टम है तुम्हारा, तुम भी घोड़ों की तरह चलते जाओ गधों, और मैं भी टीचर भी वो करता रहे, तुम्हारी हर बात सुनता रहे। अपनी इतनी बस की बात है नहीं भाई दोस्तों, सुन लो मेरी बात साफ कान खोल के। तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो मैं बात करूंगा। एक बात किसी ने बोल दिया 1 घंटे, उसने लिख दिया अच्छी बात, अब इस बात को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होगा, इसको लिखते जा। अरे अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे क्या समझ में आ रहा होगा जब तुम इसको लिख रहे हैं? अगर कोई बात पूछनी है तो मुझसे बाद में कह दो, इसको यहां करने की क्या जरूरत है? ठीक है। दूसरी बात, कभी कोई ऐसी चीज हो जब आप बात कर लिया करो। दूसरी बात ये होती है, देखो एक दोस्तों, 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। किसी दिन मैंने गैप ले लिया बीच में, जैसे कल मैं नहीं आया तो अरे सर क्या हो गया सर, भाई आपको भी कोई काम पड़ता होगा, यहां भी टीचर को कोई काम पड़ता होगा, बात फिक्स है। कोई ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही, कि टीचर भी बिल्कुल ऐसा है कि कोई वो भी बीमार नहीं हो सकता या उसको काम नहीं पड़ सकता, उसको भी पड़ सकता है, ठीक है। मैं कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं लिया तो पिछले 1.5 महीने में छुट्टी नहीं लिया, ले लिया तो ले लिया, आगे मिल जाए आगे भी ले लूं, क्या पता। तो ऐसा नहीं होता भाई, कोई ऐसे आपके क्या आपको पता है कि आपके घर पे कल क्या काम पड़ेगा? आपको नहीं पता होता है। तो इस बात को कह के आप सोचो तो सही, हम क्या शब्द, आदमी के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए कि फेंक दिए आराम से, कोई मतलब नहीं, कोई बात कह दी आप में और इंसान। अगर मुझसे पूछा जाए, आपको मैमल्स वर्ग में रखा है, और भी जानवर आते हैं, जानवरों में आप में एक ही फर्क है। अगर मुझसे पूछा जाए, आपके पास दिमाग है, और दिमाग का मतलब यह होता है कि शब्दों का चयन और तरीका चेंज होना चाहिए। अच्छे बोलने से हम घटते नहीं, बढ़िया होते हैं। उसकी बात नहीं मत लेना 1 घंटे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप कहोगे 1 घंटे, एक लिख देगा कमेंट करके सर 2 घंटे, एक ने लिख भी दिया सर 4 घंटे, क्या हुआ? अब मुझे बताओ, तुम मेरी जगह होते क्या सुनूं? इसकी नहीं सुनूं तो ये नाराज, इसकी नहीं सुनूं ये नाराज, कल ये चालू, क्या मतलब है? और तुम्हारी की नाराजगी दूर करने वाला तुम्हारे घर का वो थोड़ी हूं मैं, सास बहू जो तुम्हारे घर की प्रॉब्लम में सॉल्व करता डोलूंगा। हाँ, सास बहू का चैनल है क्या जो मैं तुम्हारे करके कॉमेडी के करता रहूंगा 1 घंटे 2 घंटे? आपका कहने का मतलब था, आपने कह दिया, एक ने 1 घंटे लिख दिया, दूसरा तैयार था नहीं सर 4 घंटे, इसको वो कर दो। अरे तुम क्यों, तुम्हारी कर दी क्या क्लास? मैंने चेंज नहीं की ना, मैं करता हूं तो तुमसे पूछता हूं, कर दिया 10 मिनट खराब। तुमको चाहिए ज्ञान, लो इस ज्ञान को, बांटता हूं मैं, बांटो, तुम भी बांट लो, तुम भी किसी को दे देना। इसको पढ़ाई चल रही है ना, यो कमेंट देखो, मैं कमेंट क्यों नहीं देखता, मुझे देखते ही मेरा दिमाग खराब होता है, इसको मेरा पढ़ाने का सिस्टम टूट जाता है। तुम क्यों, तुम्हारे तो मैं पढ़ा रहा हूं वर्ण विक्षेपण, सर 1 घंटे कर दो। वर्ण विक्षेपण में 1 घंटा कहां से आ गया? ये बाद में पूछ लेता, वो 4 घंटे कर दो, एक वो कर दो। तो ये तो समझो भाई, भगवान की कसम ऐसा मत किया करो मेरे साथ, ठीक है। मेरे टॉपिक के साथ रहा करो, और बाद में अपन से कभी प्रॉब्लम हो तो फोन करके, भयंकर ऐसा हो जाए कि प्रॉब्लम ही ज्यादा हो गई तो मुझसे फोन करके पूछ लिया करो। एक ने बोला वाजिब रिजा सर व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड करो,
उसने 4 बार मुझसे बोला, मैंने उसको चेंज कर दिया, वो भी आपसे पूछ के किया कि भाई मैं इसको चेंज कर देता हूं, अच्छी बात रहेगी। उसने कहा, आप सबने भी कहा बिल्कुल सर यस, और अब बैठता भी है, तुकतान भी अच्छा बैठ रहा है, कलर भी चेंज हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, सिस्टम भी बैठता है। तो ऐसा कुछ लगाओ कि कुछ मजा आए, मगर ये नहीं है, ये सास बहू का चैनल नहीं है कि तुम्हारी हर किसी की एक एक प्रॉब्लम को सुनता डोलूंगा मैं या कमेंट करता डोलूंगा, ये नहीं है भाई। इसका तो ऑनलाइन है तो इसका फायदा मत उठाओ, ठीक है, कि तुम कुछ भी लिख दो, वो आपकी सेंस है, मेरे फर्क नहीं पड़ता है, इसको बंद कर दूंगा, कमेंट बंद करवा दूंगा। मैं तो अभी सोचता हूं किसी की कोई काम की बात मिस नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों काम की बात पर आओ, ठीक है, और मेरा भी तुम दिमाग मत चाटा करो, तो जिससे मेरा भी इसमें से कोई अच्छी चीज पढ़ा, 1-2 पॉइंट गायब कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। और एक पॉइंट भी गायब हो गया ना, भगवान की कसम, एग्जाम है ये, इसमें कोई पता नहीं, क्योंकि जैसा जैसा तुम दिमाग रखोगे ना वैसा वैसा टीचर अच्छा तब पढ़ाता है जब टीचर स्टूडेंट अच्छे होते हैं, समझे। कभी कभी टीचर, हमको तो इस बैच में अच्छा नहीं पढ़ा है, उनको तो अच्छा क्या पढ़ा है, तुम थे ही इस लायक, तुम हो अच्छे, ये मैं क्लियर रूप से कह सकता हूं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मेरे पास जब फोन आते हैं तो उनको देखता हूं कि यार उनकी चक्कर में मैं 4 पॉइंट ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, वो मैं हाँ कि यार अच्छे में। मेरे पास यहाँ बाहर से लोग जुड़े, अपने जुड़े हुए, सब तरह के लोग जुड़े हैं। मैं ये चाहता हूं कि लोगों का और तुम 4 घंटे कर दो, 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, कल आप आए ही नहीं, पता नहीं क्या कर रखा है सिस्टम ने, टेक ने। अरे कुछ नहीं भाई, तुमने कह दिया अब तो रोजीना ही तुमने बिल्कुल उसमें 1200 रुपये फीस दी है, जिसमें पूरा तुम तो, अब तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही तो जाऊंगा, तुम्हारे हिसाब से आऊंगा, तुमसे फोन कर करके एक से पूछूंगा भाई साहब आज चला जाऊं क्या, फिर तुम कह दो नहीं गुरुजी आज तो आप छुट्टी कर लो, कल से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, प्रेम से समझ में आ गया होगा, आगे आपकी इच्छा, बस आपका जीवन में भला हो। अगली बात मैंने ये कहा, ये वर्ण विक्षेपण है। अगर प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होकर गुजारी गई और 7 रंगों में बटी, कितने रंगों में, 7, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब एग्जाम पर आओ दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, ये 7 रंग पूछे जाते हैं, आप सबको पता है ये 7 रंग कौन से होते हैं। ये लो, विबग्योर सॉरी, विबग्योर, क्लियर है मेरी बात। अब आ जाओ काम की बात। इनमें से अगर मुझसे पूछा जाए, मैं कोई सा भी ले लूं, आप ये कर लो, है ना। इनमें से ये वायलेट कलर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो याद रख लेना, इसको बोलते हैं बैंगनी कलर। ये इंडिगो होता है आई वाला, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये कलर होता है जामुनी कलर। ये ब्लू, अबे बैंगनी आ है पीला, इनको छोड़ देना आप इससे याद रखोगे विबग्योर से, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाओ, क्या हुआ, हाँ दोस्तों मैं क्या कह रहा था, इंडिगो जामुनी कलर, ब्लू ये नीला कलर है, क्लियर। ग्रीन ये हरा कलर है, येलो ये पीला कलर है, ऑरेंज ये नारंगी कलर है, ठीक है, और रेड ये ऊपर का लाल रंग। ये 7 रंग का स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है, क्लियर है। बात याद रख लेना, आपसे क्रम पूछा जाता है, आप बता सकते हो। इन 7 रंगों में सबसे ऊपर रंग पूछा जाए वर्ण विक्षेपण में, तो आप बोलोगे लाल रंग, और सबसे नीचे रंग पूछे तो बैंगनी रंग होता है, क्लियर है भाई बात। अब मैं आपको बताऊं, एग्जाम की बात करता हूं, ठीक है। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर पूछे वर्ण विक्षेपण में, किसमें, वर्ण विक्षेपण में आपसे एग्जाम में पूछा जाए, वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक विचलन, वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक विचलन, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो आप बोलोगे दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो आप बोलोगे सबसे कम विचलन होता है दोस्तों, वो होता है लाल रंग का। अरे किसका, लाल। क्या मतलब होता है, अगर मुझसे पूछा जाए इसका मतलब वर्ण विक्षेपण का, हां अगर मैं आपकी बात करूं क्या होता है इसका मतलब, मेरी बात को गौर करके सुनना। इसका मतलब क्या होता है, देखो विचलन का मतलब यहां एंगल से है, देखो एंगल देखो, अगर इनके अंदर ये देखो नीचे एंगल, ये झुकाव क्या ज्यादा है क्या, बिल्कुल रंग सबसे ज्यादा इन 7 रंगों में ये आ रहा है कलर। इनमें से सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब इसमें से टकराकर बाहर निकला तो सबसे कम कौन सा मुड़ा,
लाल रंग। तो इसलिए मैंने लिखा सबसे कम विचलन, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ? तो आप बोलोगे बैंगनी रंग का। एग्जाम में बहुत पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण की घटना में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो आप बोलोगे सर्वाधिक विचलन होता है, वो होता है किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है, वायलेट कलर का होता है। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो रेड कलर या लाल रंग का होता है। क्लियर है मेरी बात? अगली बात सुनो, एक पॉइंट अगर मैं बोलूं, एक शब्द और आता है दोस्तों, और वो आता है, आपने खूब सुना होगा, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। क्लियर है? अगर पूछा जाए तरंग दैर्घ्य की, तो इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। आप सबको पता है 7 रंगों में से पूछे सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल। और बैंगनी रंग के बारे में याद रखना, इसकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, और बातें मैं तरंग दैर्घ्य के बारे में अभी प्रकीर्णन में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं यहां 7 रंग लिख रखे तो मैं 2 बातें बोल दिया। देखो, पूछे आपसे कि वर्ण विक्षेपण में, अगर आपसे अभी आ रहा हूं बीच का कलर, बस वही वाली बात है, आपने रट लिया, उसको छोड़ो आप। अगर पूछा जाए इनमें से सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। सबसे कम विचलन पूछे लाल रंग का। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य पूछे किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। वेवलेंथ अगर मैं बात करूं सबसे कम किसकी होती है? तो आप बोलोगे बैंगनी रंग की। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य रंग कौन सा होता है, तो क्लियर याद रखना, बीच का रंग पूछे तो आप बोलोगे पीला। अब यहां लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। देखो एक बात सुनो, आप कहोगे सर इस हिसाब से देखें तो इनमें बीच रंग ग्रीन होना चाहिए, लेकिन देखो सुनो, या तरंग दैर्घ्य के हिसाब से देखते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य के हिसाब से एवरेज निकाला जाता है, और जब एवरेज निकाला जाता है तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, तो बीच का रंग कौन सा रंग आता है? पीला रंग आता है। क्या आता है? पीला। आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था 400 से 750 नैनोमीटर लगभग अगर मैं बात करूं, ये इनकी तरंग दैर्घ्य वो क्रम हो गया। ठीक है, नैनोमीटर में लिख दिया। अगर वैसा लिखना चाहो तो 4000 से समथिंग 7800 या 7500 एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये कहा दोस्तों, ये 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य का पूरा है 4000 से कितना? 78। तो सर्वाधिक तो किसकी होगी? लाल की, जो 7800 वाली है लगभग, और 4000 इसकी। तो मैंने कहा अगर इनका एवरेज निकाला जाए, तब आपको ध्यान रखना कि मध्य का रंग पीला आता है। तो आपको इतनी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को ध्यान रख लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। एक बार एलडीसी की यहां क्या चक्कर पड़ा, एक बार राजस्थान की एग्जाम में एक बार चक्कर पड़ गया। क्या पड़ा कि एक बार एग्जाम में आया कि मध्य का रंग कौन सा होता है दोस्तों, तो लोगों ने आंसर उस समय क्या किया, सबने आंसर उसका मेरे हिसाब से या तो हरा था या पीला, ऐसा कुछ था। तो कुछ उल्टा सीधा हुआ, या तो पीला था तो लोगों ने आपत्ति लगाई, तो उसने बाद में हरा मान लिया, फिर जाके दोबारा क्या माना? पीला ही रंग माना। ठीक है, इसलिए बहुत बार इस क्वेश्चन को बार बार राजस्थान में तो ये फेमस हो गया। इसलिए याद रखना मध्य का रंग, क्योंकि बुक में चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे इस साल की भी आरबीएससी आई है या कोई बुक हो, उसमें साफ कुछ साफ भाषाओं में लिखा गया है कि मध्य का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, यहां आप वर्ण विक्षेपण में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा, आपको 2-3 बातें बताई, क्योंकि एग्जाम में इनसे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। हां देखो एक बात सुनो, एलडीसी की एग्जाम के अंदर ही ये बात 2 बार 3 बार पूछ चुका। इस बार के पेपर में 2 क्वेश्चनों में पूछा, उससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विचलन और सबसे कम विचलन। हां एक बात और सुनो, इस साल एलडीसी में एक बात किया कि उसने पूछा इनमें से सबसे कम विचलन किस में होता है? इनमें से सबसे कम विचलन किस में होता है? ऑप्शन में था एक तरह से मेरे हिसाब से नारंगी था, पीला था, हरा था, नीला था। सबसे कम विचलन ये 4 ऑप्शन थे, तो आंसर क्या जाएगा? नीला नहीं जाएगा कि सबसे कम विचलन। अब देखो वही बात आती है, कभी कभी क्या हुआ, उन लड़कों ने वहां भी किया, सर आपने तो सबसे कम विचलन बैंगनी रंग का लिखवाया था और वहां तो आंसर नीला गया। अरे दादा ऐसा, सॉरी उल्टा था। अगर मुझसे पूछा जाए, मैंने कहा सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो उसने पूछा और सबसे कम विचलन किसका होता है? मैंने उल्टा बोल दिया, लाल रंग का। तो मैंने कहा ये 4 ऑप्शन में आए और उसने पूछा इनमें से सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? नारंगी, पीला, हरा और नीला। तो आंसर गया नीले रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। तो कुछ लोगों का, सर आपने तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का गया तो इसका नीला। अरे दादा ऐसे काम थोड़ी करोगे तुम, ये तो तुमको भी पता होना चाहिए। जब ऑप्शन में बैंगनी नहीं है, जामुनी नहीं है, तो आंसर नीला ही जाएगा। अब तो 4 क्रम में से आप पूछोगे किसी को, तो आप ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसी बातें कभी आप गलती नहीं करोगे।
करोगे भूल के भी, ठीक है ना। हर जगह दिमाग आप इस तरीके से नहीं करोगे कि चीज को सिस्टम ही बेकार कर दो उसका, ठीक है ना। आप मेरी बात को सुन लेना और समझ लेना अच्छी तरह से। तो अब मैं आपको 4 पॉइंट बोल रहा हूं। पहला, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है और वह 7 रंगों में बढ़ जाता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। दूसरा, वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक विचलन किस रंग का? बैंगनी। सबसे कम विचलन लाल। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य 7 रंगों में किसकी होती है? तो आप बोलोगे लाल रंग की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो क्या बोलोगे? बैंगनी। और आपसे पूछे 7 रंगों में मध्य का रंग कौन सा है? तो आप हमेशा बोलोगे पीला होता है। कैसा होता है? पीला। क्लियर है भाई बात? ये बात को ध्यान रखना। हाँ, एक बात और बताऊं, ये देखो एक बात, यहां से क्या ये सूर्य का प्रकाश नहीं था? और हमें हमेशा याद रख लेना, कोई आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है तो आप बोलोगे सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। कैसा? श्वेत। आपने देखा होगा वो तो जब आप किसी प्रिज्म से होकर गुजारे जाते हो या किसमें गुजारते हो तो आपने देखा वो 7 रंगों में पड़ जाता है। तो आपको इस बात का यह भी पता चल गया होगा इस बात से कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7। क्लियर। और इसके बारे में किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक था, मैं नाम लिख दूं यहां एग्जाम में कभी पूछ ले, उस वैज्ञानिक का नाम था आइजक न्यूटन। आइजक क्या था? न्यूटन। इस वैज्ञानिक ने यह बात कही थी कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है और यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्लियर? याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है और वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इस बात को किस वैज्ञानिक, ये प्रयोग भी उसी ने किया था, तो आपसे पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने कहा तो आप बोलोगे आइजक न्यूटन ने कहा। किसने कहा? आइजक न्यूटन। क्लियर है दोस्तों? इतना आपको, हाँ वो बिल्कुल मैं आपको कर सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह मैं बाद में बात करूंगा। अभी आप थोड़ा सुनना मेरी बात, कोई चीज मैं छुपाता हूं तो इसका मतलब रीजन है कि उसको आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो वर्ण विक्षेपण था। अगली आ जाओ, ठीक है। अब मैं अगली घटना पे आ रहा हूं और इसी के साथ में एक घटना और ले रहा हूं और वो सुन लो क्या है। वो घटना कौन सी है? तो उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्लियर? इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता मैं बिल्कुल क्लियर रूप से आपसे बताऊं। प्रकीर्णन, आप सबको यह बात पता होगा प्रकीर्णन के बनकर कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है। क्लियर? मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय सूक्ष्म कण, वायु की मंडलीय सूक्ष्म कण का मतलब अगर धूल के कण वगैरह है इन पर पड़ता है, तब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। आपको पता है परावर्तन का तो एक नियम होता है कि आप कोई भी चीज इस पे पड़ी तो एक निश्चित कोण पर बनेगी। अब यहां ऐसा नहीं, पड़ते ही कोई किरण ऐसे जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, किधर भी जा सकती है। तो परावर्तित तो हुई, अंदर प्रवेश तो नहीं की, परावर्तित तो हुई, लेकिन कोई दिशा फिक्स नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों या धूल के कणों पर पड़ता है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे इस घटना को प्रकीर्णन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। क्लियर? लेकिन आप एग्जाम में तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? तो एक तरह से आप तो शॉर्ट में लिखो, आप प्रकीर्णन का मतलब होता है रंगों का बटना वर्ण विक्षेपण है। यहां तो रंगों का क्या करना? फैलना क्या कहलाता है? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्या प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनना। अगर प्रकीर्णन की बात करूं तो इसके बारे में एक बात याद रखना कि एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था रेले। सुनना, एक रेले नामक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने बात कही थी कि ये जो प्रकीर्णन होता है ना, क्या होता है? प्रकीर्णन, ठीक है, ये एंटी प्रोपोर्शनलिटी या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 वेवलेंथ के। ये बात, अब देखो मैं आपको आधी अधूरी बात नहीं पढ़ाता हूं या कोई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती लिख देता है। अरे जो चीज जहां आएगी वहीं तो बताऊंगा मैं आपको, ऐसे थोड़ी कहीं भी बता दूंगा आपके हिसाब से। आप कोई कैसे भी बात बोले, ठीक है। कंप्लेन क्लियर है भाई बात? तो आपसे रेले नामक वैज्ञानिक ने एक बात कही कि प्रकीर्णन वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती या एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको मैंने ये बात क्लियर कह दी है। पहली बात, आपसे पूछा जाए कि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कही? तो आप बोलोगे रेले। वैसे इसने बोला तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोला, इसने एक्चुअल बोला, अगर मैं इस समीकरण को लिखूं ना तो ये ऐसे है, तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के। सुन लो मेरी बात, आपको शॉर्ट में लिख दिया जाता है, वैसे आप क्या लिखोगे? आप मैं सही ढंग से लिख दूं इसको कि प्रकीर्णन, रेले ने यह कहा था प्रकीर्णन एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। ये देख लो
क्या बोलोगे इसको लिखने का? आपका बोलने का तरीका क्या होगा कि लैम्डा, आपको पता है लैम्डा किससे? अब तो आप ऐसा करना ही मत, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? लैम्डा। अब याद रखना ही है आपको, है ना? चलो, और इसी को, इस सिंबल को लैम्डा बोलते हैं। ये भी मत किया करो, बहुत बार आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट गलती करते, इस सिंबल का नाम है, जैसे ये लिखा तो आप इसको क्या बोलोगे? ए बोलते हो। ऐसे ही ये सिंबल आया था, इसका नाम भी तो होना चाहिए, ये लैम्डा है। और लैम्डा किसको प्रदर्शित करता है? तब कहोगे लैम्डा प्रदर्शित करता है किसको? तरंग दैर्घ्य को। समझ में आया? बहुत बार गलती कर देते हो तुम इस बात को। हाँ, एक बात लिखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका पढ़ने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे रेले ने एक बात कही, क्या? प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, एंटी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल है। तो क्या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रहेंगे हमेशा। तो मेरी बात को सुनो, इस हिसाब से मैं इस बात को आपसे कह सकता हूं क्लियर रूप से कि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रकीर्णन, अब एग्जाम के क्वेश्चन सुन लो, आप डायरेक्ट आंसर दोगे कि सर्वाधिक प्रकीर्णन आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त किस रंग का होता है, तो आप मेरे दोस्त आंसर दोगे कि सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। इन 7 रंगों के जो पिछले टॉपिक बताए थे मैंने, इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा रंग कोई सा फैलेगा तो वो कौन सा रंग फैलने वाला है? तो आप बोलोगे बैंगनी रंग बोलेगा। ठीक है, अगली बात। लेकिन अगर मेरे दोस्तों आपसे पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है दोस्तों, तब आप बोलोगे सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। ठीक है, आपको ध्यान है 7 रंगों में सबसे कम फैलता है, इसीलिए लाल रंग एक जगह इकट्ठा रहता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में और आगे बोलूंगा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। अगली बात सुनो, आपको मैं क्लियर रूप से कह चुका हूं कि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो मैंने लिखा है इसका उल्टा कर दोगे तो वो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, जो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा लिख रहा हूं। अगर एग्जाम में तुमसे ये पूछता कि सर्वाधिक वेवलेंथ या सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, क्लियर, तब याद रख लेना कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है वो किस रंग की होती है, तो आप बोलोगे लाल रंग की। उल्टा हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो क्लियर याद रखना सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। चलो, 4 तरह के आंसर मिल गए आपको। सर्वाधिक प्रकीर्णन पूछे तो बैंगनी, सबसे कम पूछे तो आप बोलोगे लाल, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ पूछे तो मैक्सिमम किसकी होती है, तो रेड की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ पूछे तो वैलेट कलर या बैंगनी कलर की होती है। ठीक मेरे दोस्त, आपको क्लियर रूप से इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे हिसाब से पूछता हूं थोड़ा सा। एक बात तो आपको सबको पता है कि खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो अब आपको पता चल गया, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसका मतलब क्या समझे आप? जब तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, तरंग दैर्घ्य मैंने पहले कह दिया कि इस तरंग दैर्घ्य का संबंध होता है किससे? दूरी से होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य की अगर मैं बात करूं, ये दूरी का जो दूरी होती है जिसको नापी जाती है, आपको पता है इसका भी मात्रक दूरी का क्या मात्रक होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो दूरी का मात्रक मीटर नहीं होता, तो उसी तरीके से एंगस्ट्रॉम अगर मैं बात करूं तो दूरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप तो एक बात याद रखना, तरंग दैर्घ्य का मतलब किससे होता है? दूरी से होता है। तो आप मुझे बताओ सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका है? लाल। इसलिए खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल। देखो, प्रकीर्णन कम है तो इसका मतलब फैलेगा कम, एक जगह इकट्ठा रहेगा। और तरंग दैर्घ्य किसकी? लाल की ज्यादा, मतलब दूर से देखने पर स्पष्ट, अरे जो कलर फैलेगा नहीं, एक जगह इकट्ठा रहेगा, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। और आप मुझे बताओ, जो रंग ज्यादा फैलेगा, अगर फैलेगा तो उसका कलर भी हल्का होता हुआ चला जाएगा और वो आपको दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा होता है, इनको दूर से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये एक जगह इकट्ठे रहते हैं। क्लियर रहेगा? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दो। अगर पूछे इन 7 रंगों में, जो मैंने इस पिछली साइड में बताया, इन 7 रंगों में
अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक वेग आप आंसर दोगे मुझे, सर्वाधिक वेग किस रंग का होता है? आंसर दो जल्दी। सर्वाधिक वेग 7 रंगों में तुमसे पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आंसर दो। ऐसे कुछ लोगों को मैं बता चुका था, अब देखो क्या होता है। वो बताने वाले बताएं तो कोई नहीं, जिनको नहीं पता वो बताएं तब मजा। सर्वाधिक वेग किस रंग का होता है? रेड, रेड। दीपक सैन, यस यादव भी रेड, भगवान सहाय भी रेड लिख रहा है, सब रेड लिख रहे हैं सर्वाधिक वेग। ठीक है, बिल्कुल। देखो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, एक दो ने गलती की वो होती है। ठीक है, आप मुझे पता है कि आपको पता है तरंग दैर्घ्य, मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान हो वेग समानुपाती लैम्डा के होता है। v बराबर एन लैम्डा का एक फॉर्मूला लगता है, आपको पता हो, मैंने लिखा था आपको v बराबर एन लैम्डा। तो ये दोनों एक दूसरे के v समानुपाती लैम्डा है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आगे काम आएगा जब मैं साउंड पढ़ाऊंगा, ध्वनि पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब आप इस बात को मैं बताऊंगा। अभी तो आपको इस बात से ये पता चल गया कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका वेग भी ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका वेग भी कम होगा। तो आपसे कभी ये भी पूछा जाए कि सर्वाधिक वेग भी किस रंग का होता है, तो सबने ही बोला था लाल रंग का, ज्यादातर गलती कोई नहीं करेगा। और अब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, अब वो स्टूडेंट नहीं रहे कि आप रट के सब चीज को पढ़ो, आप चीज को समझा भी करो। सबसे कम वेग किस रंग का होता है, तब आप बता देना सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है, चलो अब मैं एक पॉइंट और पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, तुम भी क्या याद रखो, पूछ लूं क्या? चलो चलो देखो भाई, हां, अगर आपसे ये पूछे मेरे दोस्त कि सर्वाधिक अपवर्तनांक, अपवर्तन रिफ्रैक्शन इंडेक्स, मैं देख लूं आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है अच्छी तरह। सर्वाधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है, मुझे बताओ आप। सर्वाधिक अपवर्तनांक बताना किस रंग का होता है? राजेश, मीना, ने भी बैंगनी लिखा है, भगवान साई ने भी बैंगनी लिखा, अक्षय चौहान ने भी बैंगनी लिखा है, अक्षय सिंह ने बैंगनी बैंगनी, सरिता मीना ने भी बैंगनी लिखा है, यश यादव ने भी वायलेट लिखा है, बिल्कुल वायलेट। ठीक है मेरे यार, आप तो मजा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप तो सभी इंटेलिजेंट हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज का अच्छा आंसर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सबने ही बैंगनी लिखा है, बिल्कुल सही बात है। क्या आप सबको रटा हुआ है या बात समझ में भी आ रही है आपको? देखो सुनो, आपको मेरे दोस्तों एक बात को पता होगा, मैंने आपको यह लिखवाया था एक फॉर्मूला कि जो अपवर्तनांक होता है, देखो एक चीज होता है रटना, एक थोड़ा पता भी होना चाहिए। अगर आपको तुमको मैं लिखवाता भी नहीं ना तो भी तुम आंसर देते, तब मजा आता। कि कभी पूछ लेता सर्वाधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, मैंने लिखवाता नहीं, तो आप क्या सोचते? अरे यार सर ने तो अपवर्तनांक लिखवाया नहीं, तो हमको तो आप ये सोचो यार, फिजिक्स में ये सोचना पड़ेगा। कोई सवाल करोगे तब सोचो इस बात को, या कोई चीज पूछ रहा है एग्जाम में किसी संबंध को पूछ रहा है, तो आप इस बात को सोचा करो कि जो पूछ रहा है वो कोई क्या चीज है। आपको जैसे पूछा अपवर्तनांक, तो ये मत देखो किस रंग का है, क्या है क्या है क्या है, रटने क्यों सोच, पहले तो ये देखो कि अपवर्तनांक है क्या है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अपवर्तनांक बराबर, लिखवाया तो था सर ने कि निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग वटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब जो दिमाग होगा, अब यहां से सोचना चालू करो कि आपसे पूछे अपवर्तनांक पूछा है, अब ये नहीं पता आपको, अब देखो यार इनमें से कोई, ये तो फिक्स ही होता है तो ऊपर वाले को तो छोड़ ही दो, हाँ ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आपके दिमाग में आया है बात। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको पता है कि वेग के व्युत्क्रमानुपाती अपवर्तनांक होता है, अरे वाह, ये बात जब मुझे पता चल गई तो अब मुझे इस बात को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जिसका वेग सर्वाधिक होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम हो। अगर मुझसे पूछे सर्वाधिक वेग किसका है तो आप बोलोगे लाल रंग का, और सबसे कम वेग किसका? जिसका वेग सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। तो आपसे पूछे सर्वाधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है तो आप बोलोगे बैंगनी रंग का, और सबसे कम पूछे
सबसे कम अपवर्तनांक पूछे किस रंग का होता है, तो याद रख लेना किस रंग का होता है, लाल रंग का। अब तुमसे एक मैजिकल बात बोलूं क्या मैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार पूछने के बाद तुरंत एग्जाम में तुमने मुझे आंसर दे दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बोलता हूं, है ना, आपने भूल तो दिया, लेकिन एक्चुअल में उससे पूछा जाए तो इतनी सीधी बात नहीं थी ये बात, ठीक है, ये बात याद रख लेना, है ना। कैसे नहीं थी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा ना, तो आप अब वर्तनांक पूछ रहा है तो आप यही आंसर दोगे एग्जाम की बात करें, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लियर भी करता हूं। एक बात सुनो, अगर निर्वात होता ना, क्या निर्वात, और अगर निर्वात होता ना, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि निर्वात के अंदर मुझसे पूछा जाए तो निर्वात के अंदर सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य समान होती है। अरे बहुत मैजिकल बात मैंने फ्री में बोल दी, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है ना। हाँ, ये बात याद रख लेना, निर्वात में मैं क्या बोल रहा हूं, 7 रंगों में सभी की तरंग दैर्घ्य समान होती है। निर्वात में तुम कह ही नहीं सकते कि किस रंग की ज्यादा, आपने तो बहुत बार टीचर भी आपको बोल देता है, ठीक है ना, लेकिन बात को समझना, निर्वात में 7 रंगों की अगर मैं कहीं तो 7 रंग की तरंग दैर्घ्य समान है। जब तरंग दैर्घ्य समान है तो आप वर्तनांक निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, वो भी समान ही है एक तरह से अगर मुझसे पूछा जाए तो। याद रखना, फिर कहो सर आपने कैसे लिखा दिया, एक्चुअल में जो लिखाया हुआ होता है ये कांच के माध्यम में, जो कांच का माध्यम कभी होता है ना, तब इन 7 रंगों का अपवर्तनांक माध्यम होने पर इनके अपवर्तनांक चेंज हो जाते हैं, रंगों के तरंग दैर्घ्य के मान चेंज हो जाते हैं। कांच के अंदर और भी माध्यम के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा, लेकिन निर्वात में तो तरंग दैर्घ्य भी समान होती है। क्लियर, याद रखना इस बात को। लेकिन आप कहोगे तो आपसे कभी इतना कंफ्यूज करेगा नहीं ना, आपसे कहेगा हाँ मैंने ये कह दिया कि कभी ऐसा हो जाए भविष्य में कभी कोई ऐसी चीज, तो निर्वात में तरंग दैर्घ्य समान होते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, माध्यम में जाने के बाद तरंग दैर्घ्य चेंज होते हैं, लेकिन आपसे सर्वाधिक अपवर्तनांक पूछे इसका मतलब वो माध्यम की बात कर रहा है। ये बात समझने वाली, ये बैंगनी और सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है। हाँ, एक ये नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, है ना, ऐसा नहीं चलता है। ये कोई बात बताता हूं तुमको थोड़ा सा क्लियर। तो ये तो मैंने आपको प्रकीर्णन के बारे में कुछ बातें बताई, ये सबको क्लियर हो गई। सब तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में मैं हर चीज बता रहा हूं आपको, हर चीज। इतनी चीजें बताने के बाद अगर तुम मुझसे बहुत बार सिलेबस कब होगा, क्या नहीं होगा, हमको जल्दी, ये सिलेबस, अरे तुम्हारे चक्कर में तो इतनी चीजें बता रहे हैं। अब यार तुमको सिलेबस की पड़ रही है ना, तो मैं अभी 4-4, 5-5 घंटे क्लास लगा के इसको कंप्लीट करा दूंगा 10 दिन में, तुम भी याद रखोगे, ठीक है। ये क्या मैं हकीकत बताऊं, मैं इस चीजों से थोड़ा सा ही होता है कि जब कोई, तुम सोचो तो सर यार तुम्हारे पास दिमाग है कि टीचर क्या करना चाह रहा है तुमसे अच्छा। अब तुमको तो वही है कि रामायण ही सुननी है तो सुनते रहो भाई। आप उठा के देखो ना ऑनलाइन को, फील्ड को, आपको कितना चीजें इतनी बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है, या कितने मैटर में बताई जा रही है। अगर मुझसे पूछता ना, मैं पर्सनल बैच इतने कम में तो चालू भी नहीं करता, और लोगों को पता है आदत मेरी, ठीक है। इतने कम में आपको जो 1199 में ये फायदा मिल रहा है ना, ये चालू भी नहीं करता मैं, तो आपको बता दूं मैं उनमें से है। ये तो कम है, मेरा कम से कम एक बैच की फीस लेता, साइंस की आपसे ज्यादा था 1199, तो कम से कम बता रहा हूं आपको। जो भी अपन नहीं, अपने तो सिद्धांत है ही नहीं, इससे बढ़िया तो लोगों को अच्छा पढ़ाओ, कम पढ़ाने से तो उस छोटे मोटे सिस्टम में तो अपन विश्वास करते ही नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ, सर सिलेबस कब होगा, अरे यार सिलेबस तो मैं कल करा दूंगा, क्यों टेंशन करता है। अगर तुम्हारी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो मैंने तुमसे पहले कह दिया 3 घंटे पढ़ा दूंगा, 4 घंटे। मैं तो चला के फिजिक्स है, थोड़ा तुमको ज्यादा समझ में आए। और तुम पढ़ाई को ऐसे क्यों लेते हो, तुम टॉपिक को साथ साथ में क्लियर करते हो, और तुम तो पढ़ चुके हो ना, तुम पढ़ लो अपने हिसाब से, पढ़ के रखो ना अपने पास, मैटर याद करने के लिए बहुत है, कुछ भी पढ़ सकते हो। अब तुम्हारा तो जबरदस्ती सिलेबस का, मैं तो अभी अब 4 घंटे का 10 घंटे की क्लास लेके करवा दूंगा 2 दिन में, तो वो मत करो। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ अच्छा जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम अगर ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अब मेरी बात को सुनो, मैं ये कहूं थोड़ा सा सुनना कि इस प्रकीर्णन के उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, प्रकीर्णन के उदाहरण, ठीक है। आगे सुन लो। पहला, आप सबको पता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये तो ऐसे क्वेश्चन है घिसे पिटे जो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, सबको पता है। नहीं पता है तो अब पता कर लो। आकाश का रंग कैसा है, नीला दिखाई
ना घटना पूछे तो क्या बोलोगे? प्रकीर्णन। हाँ, ये बात बहुत बार लोग कह देते हैं कि सर सर्वाधिक प्रकीर्णन तो बैंगनी रंग का होना चाहिए, आकाश का रंग देखो एक बात समझो, पहली बात तो जो इन रंग है ना, इनमें से जो आपकी आंख है ना, इस नीले रंग की बैंगनी की तुलना में नीले रंग के प्रति ज्यादा सुग्राही होती है। ज्यादा क्या होता है? सुग्राही। आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखने में आपको बैंगनी की जगह आपको नीला रंग ज्यादा अट्रैक्टिव करता है, ठीक है ना। तो वो हल्का सा रंग ही होता है बैंगनी जैसा, लेकिन आपके लिए बैंगनी रंग के लिए नीले रंग की ज्यादा सुग्राही होती है, इसलिए आपको आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैं आपको पीले रंग के बारे में भी आपको बताऊं। मैंने आपसे यह कहा था कि पीला रंग, मध्य का रंग कैसा होता है? पीला, ठीक है। इस पीले रंग के बारे में एक बात याद रखनी ना, इन 7 रंगों में से आपकी जो आंख है ना, सबसे ज्यादा, कभी कोई पूछे ना अच्छी तरह से, अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सुग्राही किस रंग के लिए होती है? पीले रंग की। आपको 7, आप एक तरह से मान लो कोई मोटरसाइकिल खरीद या कोई कार खरीदने जाओ, ऐसे समझ लो किसी कार को खरीदने गए और आप पे 7 रंगों की कलर की कार आपको रख दी सामने, तो आप ये निश्चित मान लेना अगर 7 रंगों की कलर है तो आपको सबसे अच्छी कलर उस जगह 7 रंगों में सबसे अच्छी पीले रंग की लगेगी आपको। हाँ, ये मत कहना सर अरे नहीं सर आपने क्या बात कर दी, ये दोस्त सही बात है। आपने देखा होगा बोर्ड पर जब पीला कलर आता है ना, थोड़ा अलग सा महसूस होता है आंखों के लिए, ठीक है। हाँ, समुद्री जल का नीला दिखाई देना वो भी प्रकीर्णन है। मेरी बात को थोड़ा सुनो आप, मैंने क्या बोला, यहां कुछ पीला आपको ज्यादा अट्रैक्टिव करता है, आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अब फिर क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं 7 कारें रखी अलग कलर की, तो आप देखना आपको पीला रंग ज्यादा उन 7 रंगों में ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा, उसी पर निगाह जाएगी जाएगी, आपको कितना भी रोक लेना। उस रंग पीले रंग की गाड़ी को आप घर लेके आ जाओगे ना, जब तुम फिर देखोगे गाड़ी को, तब तुमको ऐसा लगेगा यार थोड़ा कलर और भी हो सकता था, हाँ तब लग सकता है। लेकिन 7 रंगों में अगर कंपैरिजन करने जाओगे तो तुमको आपको पीला रंग ऐसा लगेगा कि इनमें सबसे अच्छा कौन सा कलर लग रहा है? पीला रंग लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पीले रंग के लिए भी हमारी आंखें बहुत सुग्राही होती है, इसलिए बैंगनी और नीले में से हमारी आंखों की जो सुग्राही होती है वो कौन सा? नीला रंग होता है। और आपको देखा होगा बैंगनी भी तो आपको नीला जैसा, अगर मैं थोड़ा सा हल्का पड़ जाए तो वो वैसा ही लगता है नीला जैसा लगभग, अगर मैं कहूं, इसलिए ध्यान रख लेना। तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देना? नीला। दूसरा, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ठीक है, दूर से देखने पर। क्लियर? एक बात और बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा सुनना। बादलों का सफेद रंग दिखाई देना। अब यहां बहुत बार ये थोड़ा अंतर है, बादलों का सफेद ये प्रकीर्णन के उदाहरणों में आता है। कैसे आता है मैं सुनो, और आपको जो सर ये 7 रंग है आपने तो सफेद ही कर दिया, ये सुनो। प्रकीर्णन तो है, लेकिन एक बात सुनना, यहां एक काम होता है, मैं यही नोट डाल के रख दूं, ये क्या है प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, मैं नोट डाल के, ये प्रकीर्णन ना बोलकर इसको ऐसे कहोगे, इसमें जो रेले का प्रकीर्णन नियम है ना, प्रकीर्णन नियम लागू नहीं होता है। देखो एक बात सुना, होता क्या है कि जब बादल होते हैं उसका सफेद दिखा ना, तो आपने देखा होगा बादल सफेद एक तरह से, अगर मैं कहूं, जब ज्यादा जो धूल के कण हैं और बरसात के हिम के कण, अगर मैं बात करूं, बूंदे हैं पानी की बूंदे वगैरह, हिम के कण हैं, अगर मैं बात करूं, आपने देखा बरसात के बाद सफेद सफेद से बादल दिखाई देते हैं, ऐसा होते हैं। तो पानी के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, बरसात हो गई उसके बाद भी वायुमंडल के अंदर पानी के कण मौजूद होते हैं, बड़े बड़े कण, ठीक है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, धूल के कण भी बड़े बड़े मौजूद होते हैं। उनके कारण क्या होता है कि रेले का प्रकीर्णन नियम क्या नहीं होता, उस स्थिति में इन पर लागू नहीं हो पाता दोस्तों। और उस स्थिति में क्या हुआ, नियम लागू नहीं हुआ, तो समझ में आया क्या? रेले का प्रकीर्णन नियम तो यह था कि जो प्रकीर्णन होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम लागू नहीं होता है, इसका मतलब ये प्रकीर्णन इस स्थिति में 7 रंगों के लिए समान ही होता है, अगर मैं बात करूं। और जब 7 रंग मिलते हैं तो रंग बनता है सफेद। कौन सा बनता है? सफेद। आपको पता है श्वेत प्रकाश, इसलिए बादलों का सफेद रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप बोलोगे रेले का प्रकीर्णन नियम लागू नहीं होने के कारण आपको बादल कैसे दिखाई देते हैं? सफेद रंग के दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात? आप समझो इस बात को। अगली बात सुनो, ये बता दी एक, ये वो भी घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपको सबको पता है, नोट डाल के बोल दूं। आपको पता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री ये आकाश में जाता है, आकाश में जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाए तो आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? आकाश में जाता है तो आकाश
काला दिखाई देता है। इसको कैसा दिखाई देता है? काला। अरे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बात को क्लियर रूप से समझ लेना। इसको आकाश कैसे दिखाई देता है? काला, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको पता है उस स्थिति में प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि धूल के कण आप जितनी दूर रहोगे उस स्थिति में ज्यादा तो आप जब आप ऊपर ही पहुंच गए, धूल कण वगैरह नहीं होने के कारण अगर मुझसे पूछे प्रकीर्णन नहीं होता है, और उस कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखिएगा, तो आप कहोगे प्रकीर्णन अंतरिक्ष यात्री के आकाश में जाता है तो आकाश काला दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? तो आप बोलोगा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। चलो दोस्तों, ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको यह भी बता दिया है, डिटेल से आपको पता होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट घटना पे आता हूं, बात को समझना। प्रकीर्णन के बाद एक घटना और बताता हूं आपको, यह सुनना। एक व्यतिकरण भी होती है क्या? इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं इसको। और व्यतिकरण को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे इंटरफेरेंस। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद रख लेना आप। व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता दूं। व्यतिकरण इंटरफेरेंस, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाशिक तरंगे, दो कैसी समान आवृत्ति की प्रकाशिक तरंगे एक माध्यम एक हो, एक दिशा में चलती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर दूसरी। तो उस स्थिति में कभी तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और कभी न्यूनतम होती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। अब मेरी बात को समझना आप, एग्जाम में कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछने वाला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है व्यतिकरण, और ना आपसे एग्जाम में इस तरीके के कोई क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण पूछता है एग्जाम में, और उसका एक रीजन बता दूं आपको क्यों पूछ लेता है उदाहरण। होता क्या है कि लड़का जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सबके उदाहरण तो आदमी को रटा रटाया रहता है, बार बार पूछता है वो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको इसके घटना के उदाहरण पूछ लेता है। वैसे मैं एक बार परिभाषा जब बोल दूं आपको, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाशिक तरंगे एक माध्यम में एक दिशा में चलती हुई आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो कभी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कभी न्यूनतम होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। अब देखो, वैसे व्यतिकरण के बारे में एक बात बता दूं, ये दो प्रकार का व्यतिकरण होता है। एक कभी सुना हो आपने, 11th 12th में आता है, एक संपोषी, 9th क्लास की बुक में नहीं मिलेगा आपको। एक होता है संपोषी और एक होता है जिसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो उस व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तब आप ध्यान रख लेना उस व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? तो उसको बोल देते हैं विनाशी। कंप्लीट दोस्तों, बात को समझ लेना। जब तीव्रता अधिकतम तो क्या बोल दिया? संपोषी। और जब तीव्रता, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी, न्यूनतम, तो विनाशी। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना कि जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ऑप्शन में संपोषी विनाशी हो, तो कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। और जब न्यूनतम हो तो विनाशी। आप कहोगे सर हम क्या याद रखें? तो आ जाओ तुम्हारे लिए मैं आपको बताऊं, तो तुमको याद रखने इसके उदाहरण, एग्जाम्पल याद रखने। क्या? पहला, अगर मुझे पूछा जाए तो इसका उदाहरण है कि साबुन के बुलबुले का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। क्लियर है भाई बात? ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछेगा। ऑप्शन में परावर्त, तब ऐसी घटनाएं देगा, तब ध्यान रखना, याद रखना। कभी पूछे कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, घटना कौन सी है? तो आप बोलोगे व्यतिकरण। फिल्म का रंगीन दिखाई देना, फिल्म का रंगीन दिखाई देना, जो डिस्क आती है ना उसका रंगीन दिखाई देना। ठीक है, एक तीसरा और याद रख लेना इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि गीली सड़क पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रख लेना, गीली सड़क पर, गीली सड़क पर गिरी हुई
तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना। कुछ समझ में आया क्या? तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि गीली सड़क पर गिरी हुई तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना कौन सी घटना है, तभी भी क्या बोलोगे? आपने देखा होगा सड़क पर गीली सड़क होती है या बरसात का मौसम होता है तो उस पर तेल डल जाता है तो रंगीन दिखाई देता है, सबको पता होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, याद कर लो आप, ठीक है? आपको कोई ऐसी ज्यादा, देखो ये भी ध्यान रखना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमको मैटर भी इकट्ठा करना होता है, हमको उस तरीके से भी याद रखना कि चीजें हमें एग्जाम में काम आ जाए। कभी कभी चीज के बारे में इतना भी नहीं फंसे कि कोई लेना देना ही नहीं निकले, तो आपसे कभी व्यतिकरण के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा, आपसे इतनी सी बात पूछेगा व्यतिकरण के बारे में, उदाहरण से पूछेगा। उदाहरण पूछे जाएंगे तो मैं फिर बोला व्यतिकरण के इंपॉर्टेंट है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, फिल्म का रंगीन दिखाई देना, अगर फिल्म होती है उसकी परत उसका रंगीन दिखाई देना, और अगर पूछे गीली सड़क पर गिरी हुई तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना। सभी स्थितियों में अगर मुझसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए, हाँ 12th में है जो पता है, कुछ बोल रहे हैं सर 12th की बुक में है, बिल्कुल बुक। अब देखो 12th का टॉपिक था, मैंने कहा आपका 10th तक सिलेबस आता है फिर 12th, तो मुझे पता है कौन सी चीज को कहां पढ़ाना है और कौन सी चीज को। इससे मैं ये कह रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना अगर मैं कोई चीज छोड़ भी देता हूं या कोई भी चीज है आप समझ लो तो आपका काम है उसको आप भी ऐड करिए, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। ध्यान रख लिए रंगीन दिखाई देना। अगला पॉइंट आता है, अगर मुझसे पूछा जाए व्यतिकरण के बाद अगली आप बात याद रखोगे आप क्या, एक होता है विवर्तन। या विवर्तन, हाँ इससे पहले मैं एक बात रुक जाऊं, विवर्तन से पहले मैं एक घटना ये ले लूं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवण। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है मेरे दोस्त? ध्रुवण के बारे में, पोलराइजेशन, ध्रुवण के बारे में एक बात याद रख लेना कि ध्रुवण की घटना से, ये रेलवे के अंदर आप पेपर उठा के देखोगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहीं से आता है। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में ही एक बात बोल दी थी कि कभी भी पूछा जाए कि प्रकाशिक तरंगे, प्रकाशिक या प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, तो आप याद रख लेना जो प्रकाशिक तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या मतलब होता है? देखो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से ये प्रकाशिक तरंगे होती हैं। ठीक मेरे दोस्त, ये जो अधिकतम पॉइंट होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, और ये होता है इसको क्या बोलते हैं, गर्त। फिर श्रृंग, फिर गर्त, श्रृंग और गर्त, मतलब प्रकाशिक तरंगे इस तरीके से चलती है। और ध्वनि तरंगे, इसका मतलब होता है प्रकाशिक अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब ऐसी तरंगे, ठीक है, जो तरंग के लंबवत कंपन करती है, ठीक है ना, कण और तरंग एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के, ये सामने तरंग संचरण होता है, ये इसके एक दूसरे के क्या कर रही है, लंबवत। और जब अगर मैं बात करूं संचरण की दिशा, कणों के संचरण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों की समान हो, दोनों एक दिशा में दिख रहे हैं, तो इस प्रकार की तरंग को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। और ध्वनि कैसी तरंगी होती है, तो ध्वनि तरंग में क्या होती है, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग में क्या होता है, कंपनों के संचरण और तरंग संचरण दोनों एक ही दिशा में होता है, तो उस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो अंधेरी तरंगे होती है, जो मैं आगे ध्वनि पढ़ाऊंगा तब ध्यान रखना। तुमसे क्या पूछेगा एग्जाम में, तुमसे पूछा जाए कि प्रकाशिक तरंगे किस तरह की तरंगे होती हैं, तो आप बोलोगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और प्रकाशिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी, तो याद रखना इस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने यह बात कही थी कि प्रकाशिक तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ। समझाया आगे भी था मैंने, आपको ध्यान हो तो मैंने मैक्स, अगर मैं बात करूं पहले भी एक वैज्ञानिक मैक्सवेल भी बताया था, उसने बताया था प्रकाशिक तरंगे, लेकिन बाद में इसने भी कहा था फ्रेनल ने अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एक बात और सुनो, अगर ध्रुवण की बात करूं तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्ट, अब सुनना एग्जाम की बात। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाशिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इस घटना की पुष्टि किससे होती है, तो हमेशा याद रखना इस घटना की पुष्टि होती है ध्रुवण से। किससे? ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण की घटना है ना, ये बात मैं क्लियर रूप से लिख दूं कि ध्रुवण की घटना है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों पर लागू होती है। बहुत पूछेगा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों पर लागू होती है,
क्योंकि ये एक बात दो चीजों को पुष्टि करती है। मैंने जब ये लाइन एक बात लिखी तो इसका मतलब ये होता है केवल अनुप्रस्थ तरंगों पर लागू होती है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ध्रुवण की घटना अनुदैर्घ्य तरंगों पर लागू नहीं होती। और ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो पूछने के तरीके बताता हूं। पहला, प्रकाशिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इस घटना की पुष्टि होती है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो आंसर दोगे ध्रुवण से, ठीक है। ध्वनि तरंगों में, क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों में इनमें से कौन सी घटना लागू नहीं होती? ध्वनि तरंगों में भी परावर्तन होता है, मैं आगे बताऊंगा, अपवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन एक घटना, अगर व्यतिकरण भी होता है ध्वनि तरंगों में, ठीक है। प्रकीर्णन तो रंग का सिस्टम है ही नहीं, तो ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है। लेकिन याद रखना कि ध्वनि तरंगों में एक घटना नहीं होती, ऑप्शन में बहुत मिलेगा, वो घटना कौन सी होती है? ध्रुवण। क्लियर? मैं आगे लिखवा दूंगा इस बात को। अब मेरी बात को सुनो। वैसे मैं ध्रुवण की बात करूं, किन तरंगों पर लागू होता है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों के। अब देखो दो तरह का प्रकाश होता है, मैं आपको एक बात समझाऊं। एक प्रकाश होता है अध्रुवित प्रकाश, और एक प्रकाश होता है, आपने सुना होगा, तो एक प्रकाश होता है ध्रुवित, ठीक है। नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड, ठीक है ना। अध्रुवित प्रकाश की बात करूं तो मैं समझाने के लिए आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं इसको। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि जो विद्युत सदिश है, विद्युत सदिश है या कोई प्रकाश है, आप तो शॉर्ट में समझो, उसका संचरण जब विभिन्न दिशाओं में हो जाता है, क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। अगर मैं बात करूं, या तरंग संचरण के लंबवत विद्युत सदिश, आप देखो परिभाषा सुनोगे ना तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। विद्युत सदिश के संचरण, ठीक है, तरंग संचरण के जो तल है उसके लंबवत सभी दिशाओं में होता है, तो उसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। इसका मतलब समझो, ये कोई तरंग संचरण है, इसके लंबवत इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये समझ लो आप। ऐसे चारों दिशाओं में जब प्रकाश फैलता है तो उसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित का मतलब ये तरंग चल रही है, ये पॉइंट है तरंग के, समझ लो, और इनके लंबवत एक तल में एक ही दिशा में चल रहे हैं, समांतर। ये देखो एक दिशा में, चारों दिशा में नहीं, ऊपर चल रहे हैं एक ही दिशा में। अगर मैं बात करूं तो ऐसे संचरण को बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवित। कुछ मैं एक बात बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखा है। तो अध्रुवित प्रकाश अगर मुझसे पूछे किसका होता है, तो मैं आपको बताता हूं अध्रुवित प्रकाश। जो बल्ब है आपके, एग्जाम्पल सुनो, बल्ब से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो फिक्स है कि एक दिशा में जाता है? नहीं जाता है, चारों दिशा में फैलता है। तो कैसा प्रकाश है? अध्रुवित। ट्यूबलाइट के अंदर, ठीक है, सोडियम लैंप के अंदर जो वहां लगी होती है चौराहे वगैरह पे, तो ध्यान रख लेना। तो कभी भी आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप समझ में आ रहा है, बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो ध्यान रखना। अब ध्रुवित प्रकाश, इस अध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश अगर मैं बात करूं, ये जो बल्ब ट्यूबलाइट है इनके अंदर अध्रुवित प्रकाश है, और ध्रुवित प्रकाश की मैंने कहा कि ये एक दिशा में कंपन करते हैं, और या इस अध्रुवित प्रकाश को भी ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? सुनना मेरी बात। हुआ क्या, इधर देखो, दो बातें बोलता हूं। एक तो आपने सुना होगा पोलेराइड, एक ट्यूरेलिन होता है, ठीक है ना। ट्यूरेलिन तो कैसा? इस तरीके का, ये मान लो ये होता है। और पोलेराइड आपने देखा होगा, पोलेराइड चश्मे आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। जो आपको मूवी वगैरह देखने जाते हो तो आपको एक काले रंग का प्रकाश, वो इसलिए किया जाता है कि वो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? देखो, इस ट्यूरेलिन भी आपने देखा होगा, आपका काम नहीं पड़ा होगा, लेकिन इस तरीके का कई क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल होता है। इस पर जब प्रकाश डाला जाता है कोई, तो ये क्या, उसको समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। उसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये प्रकाश को समांतर कर देता है। समांतर मतलब एक दिशाओं में। अगर कोई इस ट्यूरेलिन पे अगर मैं बात करूं, इसकी जो अक्ष है, ये अक्ष है इसकी, इसके समांतर कोई प्रकाश आता है तो उसको ये सीधा निकाल देता है, समझो। और इसके अलावा कोई इस दिशा से आ रहा है, कोई इस दिशा से प्रकाश आ रहा है, कोई इस दिशा से आ रहा है, उस दिशा को, उन सबका ये अवशोषण कर लेता है। केवल उसी प्रकाश को ये ट्यूरेलिन बाहर निकालता है जो इसके अक्ष के समांतर, इस तरीके से इसकी अक्ष है, इसके समांतर आ गया। क्लियर? इसी तरीके से जो पोलेराइड, नहीं पोलेराइड लिखो, है ना, ये पोलेराइड चश्मे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो सभी दिशाओं में प्रकाश आता है ना, उसको एक ही दिशा में, जो उसके अक्ष के समांतर, आंखों के सामने अक्ष के समांतर, उसी को वो क्या कर देता है, सामने करता है, और सबको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो याद रख लेना, ये जो इस तरीके से, तो ये सबसे, अगर मैं बात करूं समतल ध्रुवित प्रकाश,
ध्रुवित प्रकाश को क्या बोल देते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे पॉलीराइड और ट्यूरेलिन। सबसे सस्ता कौन होता है? तो पॉलीराइड होता है, इसीलिए ज्यादातर आप पॉलीराइड का ही उपयोग करते हो। व्यापारिक रूप से सस्ता पड़ता है और जो चीज सस्ती पड़ती है उसी का ज्यादा यूज लिया जाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ता उपकरण कौन सा? उदाहरण क्या बोलोगे? क्लियर है बात? हाँ, गाड़ियों की हेडलाइट, वहां भी आप मुझे बताओ, वहां भी क्या करें? उस वहां देखो, अगर मैं उससे थोड़ा सा समझना आपको, वहां दर्पण है, उसको परवलयकार कर दिया, वो भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की। तो गाड़ियों की हेडलाइट भी इसी में आता है अगर मुझसे पूछा। लेकिन काम की बात ये पॉलीराइड, इसलिए आपने देखा गाड़ियों की हेडलाइट के ऊपर पॉलीराइड का चश्मा, पॉलीराइड की परत चढ़ा दी जाती है, इसलिए प्रकाश को एक जगह का समझ। अब बात बहुत क्लियर तरीके से लोगों को समझ में भी आ गई होगी, तुम कमेंट भी कर रहे हो, बात को समझ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब एग्जाम पे आ जाओ। बहुत बार जब चीज समझ में आ जाए तो फिर एग्जाम पे आते हैं। एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको पहला याद रखना है प्रकाशिक तरंगे कैसी है? अनुप्रस्थ। प्रकाशिक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इस घटना की पुष्टि होती है। तो सेकंड आंसर ध्रुवण से। और आपसे पूछा जाए, ये मैंने बता दिया, कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीराइड। या गाड़ियों की हेडलाइट के ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? तो क्या बोलोगे? पॉलीराइड। या सिनेमा घरों के अंदर वो किसका? पॉलीराइड के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको पता होना चाहिए तो आप इसको अच्छी तरीके से, इस बात को पता रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अगली बात सुनो। अगला अगर मुझसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, एक घटना और बता देता हूं थोड़ा जल्दी से आपको, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, एक लास्ट एंड फाइनल, जिसके बाद फिर मैं आपका एक लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा कल मैं आपको इसका, और वो रहेगा नेत्र। और कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। वो रिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन क्या होता है, मेरी बात को सुन लेना, इसका कोई एग्जाम में कोई पूछा जाए। वैसे विवर्तन के बारे में बता दूं, ये घटना प्रकाश के अंदर होती तो है, लेकिन मेनली ये घटना होती है वो ध्वनि तरंगों के अंदर, ध्वनि के अंदर सुनाई देती है। विवर्तन क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये कोई सूर्य का प्रकाश है, ये समझ लो, ये सूर्य का प्रकाश है श्वेत, ये गुजर रहा है अपने रास्ते में, और इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए। ये रख दी मैंने अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है? पारदर्शी होती तो प्रकाश इसमें से प्रवेश कर जाता, नहीं, अपारदर्शी रखी तो ये प्रकाश था, जो ये था, ये प्रकाश किनारों की ओर मुड़ता है और मुड़ने के बाद इसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसका जो अपारदर्शी वो छाया क्षेत्र है इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। क्या बोला मैंने? जब सूर्य के श्वेत प्रकाश या प्रकाश के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए और प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? तो आपको आंसर दोगा प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे विवर्तन कहलाता है। क्लियर है? हाँ, मैंने ये क्यों कहा, आप कहोगे कि सर ये घटना मेनली ध्वनि तरंगों पर लागू होते हैं। अब सुन लो, यहां एक शर्त है कि ये जो अपारदर्शी वस्तु रखी है छोटी होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं हो कि बड़ी हो। तुम तो शॉर्ट में समझ लो, तुम जिस कमरे में घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो अपने हिसाब से, तो उस कमरे से प्रकाश आप लाइट जला लो, दूसरे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। लेकिन क्या ध्वनि दूसरे कमरे में जा सकती है? जा सकती है। तो विवर्तन की घटना मेनली ध्वनि तरंग। अपारदर्शी वस्तु तो होनी चाहिए लेकिन छोटी होनी चाहिए। यहां तो यहां शर्त लगा दी, इसलिए मेनली घटना ये किसमें होती है? ध्वनि तरंगों में होती है। तो आपसे एग्जाम में कोई ऐसी बात पूछता नहीं विवर्तन के बारे में आपसे तो इतना ही बात याद रखनी होती है कि एग्जाम में कोई परिभाषा पूछ ली जाए कि जब सूर्य का प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए और प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना क्या कहलाता है और उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे विवर्तन कहलाता है मेरे दोस्त। क्लियर है? हाँ, एग्जाम्पल के बारे में याद रख लेना। एग्जाम्पल कोई पूछ लिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों व ग्रहों का काला दिखाई देना। आपसे पूछा, वो छाया क्षेत्रीय होता है भाई। एग्जाम में कोई पूछ लिया जाए कौन सी घटना होती है तो आप बोलोगे इस स्थिति में घटना होती है कौन सी? विवर्तन। तो एक छोटा सा पॉइंट था। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसको मैं लिखवा दूं क्या? चलो मैं इस बात को लिख दूं, इसकी परिभाषा को विवर्तन की। जब सूर्य का प्रकाश
जब सूर्य का प्रकाश एक सेकंड, जब सूर्य के प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए और प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना वह उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस लाइन को पूरा लिख भी दिया है। सर मैं झोपड़ी में बैठा, मुझे पता था, मैं इसलिए पहले ही बोल दिया था कि तुम जहां बैठे हो वहां, मुझे पता, तो क्योंकि मैं तुमसे बहुत अच्छी बात पूछूंगा तो तुम में से एक ना एक तो ऐसा नहीं, क्यों, वो तो है ही है, ये मन है कि मानता नहीं, उनमें से एक तो एक जरूर बोलेगा था मैं झोपड़ी में बैठा हूं, एक बोलेगा सड़क पे बैठा हूं, तो कहीं भी बैठा हो दादा गलती कर दी तुमसे, बोल दिया, तुम तो यहीं आ जाओ। ये सूर्य का प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए और प्रकाश किनारों की ओर मुड़ना तथा उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, ये बात को समझो। एग्जाम के लिए मैंने घटनाएं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दी हैं, आपको भी समझ में आनी चाहिए। डिटेल से मैं अगर मैं बात करूं, आज मैंने बहुत सी घटनाओं के बारे में बता दिया है। कल मैं आपका इसी का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, इसी प्रकार का नेत्र और नेत्र दोष, नेत्र बायोलॉजी का भी टॉपिक है और यहां भी है, दोनों इसी को यहीं क्लियर कर दूंगा, नेत्र और नेत्र दोष, तब जाके आपका एक टॉपिक कल कंप्लीट होगा, फिजिक्स का प्रकाश। अब देख लीजिए दोस्तों कितने दिन से चल रहा है, कितने तरीके से कोर्स चल रहा है, क्लास चल रही है आपकी। इसके बाद भी कुछ बाकी रह जाए तो आपका काम है, आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, ये थोड़ी आपको मेहनत कर रहे हो अपने हिसाब से। मैंने बहुत कुछ बता दिया है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पढ़ने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें समझा करो। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा है, देखो मैं आपसे नहीं चाहता कि अपन ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करने में या फालतू बातों में टाइम वेस्ट करें, हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, और आपकी समस्या है मुझे पता रहती है, मैं उन कमेंटों को भी ध्यान रखता हूं कौन सी चीज है, लेकिन फर्क इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बोर्ड पर निकाल के अपना टॉपिक को, सिलेबस को एक तरीके से कंप्लीट करें, हाँ, और एक अच्छी समय पर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिले। तो आराम से पढ़ते रहिए, साथ साथ में मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।